हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट में आपका स्वागत है। और 6 नवंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। कुछ खबरें इंपॉर्टेंट हैं, उनको यहाँ पर देखने की कोशिश जो है वो हम करते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो आपको यहाँ पर ये बता रही है कि दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ओके, आप देखो कि उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो काफ़ी सारे पिघल रहे हैं। ओके, और इस सिचुएशन को बेसिकली ग्लेशियर रिट्रीटिंग कहते हैं। और इसमें ये पता चला है कि यूनेस्को की रिपोर्ट आई है, उन्होंने बताया कि जो दुनिया के एक तिहाई ऐसे ग्लेशियर जो कि वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर में रखे गए हैं, वो जो है वो थ्रेट में हैं। ओके, तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स जो है वो निकल करके आते हैं। लिखा हुआ है कि जितने भी ग्लेशियर्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर में हैं, लगभग ऐसे 50, ठीक है, ऐसे 50 ग्लेशियर हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में हैं। उसमें से एक तिहाई के करीब जो ग्लेशियर्स हैं वो काफ़ी थ्रेट यहाँ पर फेस कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर पिघल रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया रिपोर्ट के अंदर में कि एक तिहाई तो चलो पिघल रहे हैं, बाकी के जो 2 तिहाई यहाँ पर हैं उनको बचाने के लिए हम अभी भी प्रयास कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से आगे नहीं बढ़ने देना है। 1.5 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल लेवल का, जैसा कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में बात की गई थी। ओके, तो टेम्परेचर को लिमिट करने की बात इन्होंने कही। और इन्होंने ये भी कहा कि भाई COP27 जो आने वाली UNFCCC की मीटिंग है, ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, और जो इजिप्ट के अंदर में यहाँ पर होनी है 6 से लेकर के 18 नवंबर तक, इसके बारे में डिटेल में डाउन टू अर्थ के अंदर में पढ़ेंगे। वहाँ पर कुछ ग्लेशियर रिट्रीटिंग के बारे में बात की जानी चाहिए। हालांकि COP27 का जो एजेंडा है बेसिकली लॉस एंड डैमेज के ऊपर है, वो सब बातें बात की हैं। ओके, तो COP27 के अंदर में इस चीज़ पर बात करेंगे कि जो ये ग्लेशियर रिट्रीटिंग का बेसिकली कोई सॉल्यूशन यहाँ पर निकल करके आए। यूनेस्को ने इन सब चीज़ों को जो है वो अपनी रिपोर्ट के अंदर में साफ साफ बताया। इन्होंने ये भी कहा कि हमें कार्बन के इमिशंस को तो ड्रास्टिकली कम करना ही करना होगा। इन्होंने कहा कि हमें एक फ़ंड भी क्रिएट करना होगा जो कि बेसिकली ग्लेशियर मॉनिटरिंग और प्रिजर्वेशन के लिए हों। ओके, तो ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग के लिए एक फ़ंड बनाने की बात इन्होंने यहाँ पर कही है। और ये फ़ंड जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ये रिसर्च को बढ़ावा देगा, रिसर्च पर पैसा खर्च किया जाएगा, और नेटवर्क्स वगैरह को बढ़ाने में इसके अंदर में और साइंटिस्ट इंक्लूड होंगे। ओके, अर्ली वार्निंग सिस्टम जोड़ा जाएगा, रिस्क रिडक्शन मेजर्स जो है वो लिए जाएंगे। ये सब काम करने के लिए ये फंड जो है वो यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ग्लेशियर। तो हम सब लोग ग्लेशियर्स पर डिपेंड हैं, स्पेशली जो हाई एल्टीट्यूड में रहने वाले लोग हैं उनके लिए वाटर का सोर्स बन जाते हैं। डोमेस्टिक यूज़ हो, एग्रीकल्चर हो, पावर सेक्टर हो, सभी में आप देखो कि वाटर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को बचा करके रखना है हिमालयन इकोसिस्टम के अंदर में, जिनको थर्ड पोल भी कहते हैं। ओके, तो उसको भी आपको ग्लेशियर को बचाना पड़ेगा। तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे वाटर स्केर्सिटी को फेस करते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से फ्लडिंग की कंडीशन भी यहाँ पर बन जाती हैं। तो लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ता है और फिर माइग्रेशन की कंडीशन बन जाती है। दिस इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल माइग्रेशन। तो इन सब को रोकने के लिए ही ये सब काम किए गए कि भाई हमें ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने की ज़रूरत है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, मिटिगेशन करना है, एडेप्टेशन करना है, वो सब बातें इसके अंदर में की गई। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में टोटल 50 ग्लेशियर्स यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि लगभग 10% ग्लेशिएटेड एरिया को दिखाते हैं, यानी कि पूरे ग्लेशियर का 10% हिस्सा यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर में रखा हुआ है। ओके, तो इन सबको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। और ये स्टडी यूनेस्को ने IUCN के साथ में मिलकर के की। इन्होंने कहा कि भाई CO2 के इमिशंस को कम करने की ज़रूरत है। बहुत तेज़ी से CO2 का जो इमिशन है वो हो रहा है सन 2000 से लेकर के। तो ये सब कुछ बातें निकल करके आई, बाकी इसमें आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, आर्टिकल कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे आते हैं, और यहाँ पर चाइना के अंदर में जो आपकी इनहेल्ड वैक्सीन है कोविड-19 की, उनका डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो एक कंपनी है जिसका नाम है कैंसिनो बायोलॉजिक्स। ओके, ये रही। ओके, इन्होंने जो है वो ये कंपनी यहाँ वैक्सीन तैयार की है, और कोई खास नाम नहीं है अभी वैक्सीन का, बट यहाँ पर ये याद रखो कि वैक्सीन जो है वो कोविड-19 की है, और इसमें आपको नेडल की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको इसको माउथ के ज़रिए जो है वो इनहेल करना पड़ता है। ओके, तो ऐसी सब वैक्सीन्स जो हैं वो डेवलप हो रही है। जैसा मेंस के अंदर में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कोविड-19 वैक्सीन में किस किस तरीके के जो हैं वो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो उसमें आप जो हैं वो इनको भी लिख सकते हैं, लाइक नेडल फ्री कोविड-19 वैक्सीन। तो आपके जो नोज़ है, माउथ है, उसके थ्रू जो कोविड-19 के वायरसेस एंटर करते हैं, उनको रोकने के लिए ये आपकी हेल्पफुल यहाँ पर होगी। तो दिस कॉल्ड इनहेल्ड वैक्सीन।
उसके बाद आगे बात करते हैं, और यहाँ पर एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट है, वहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर थी। ओके, तो ऑब्जर्वेटरी दुनिया की लॉन्गेस्ट रनिंग हाई एल्टीट्यूड रिसर्च फैसिलिटी के रूप में जानी जाती थी। लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर मौजूद थी, माउंट एवरेस्ट के पास में। अब इसको बंद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके लिए जो भाई रिसर्च फैसिलिटी चलानी है तो आपको चाहिए फ़ंड, और यहाँ पर फ़ंड बेसिकली मिल नहीं रहे हैं। 2014 से कोई फंडिंग यहाँ पर नहीं मिली है। हालांकि कुछ रिसर्चर्स जो हैं अपने पास से जो हो पा रहा है उसकी मदद से ऑब्जर्वेटरी के अंदर स्टडी कर रहे हैं, और अभी भी ये स्टडीज़ जो हैं वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमारी मदद कर भी रही हैं। तो यही पता चल रहा है, यही उम्मीद है कि अगर फ़ंड वगैरह कहीं से मिल पाए तो हम जो है वो इस फैसिलिटी को दोबारा चालू कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक कह सकते हैं कि जो रेप्टाइल हैं उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे उनके अंदर में जो एनाटॉमिकल चेंजेस यहाँ पर हुए उसको स्टडी करने के लिए लगभग 167 मिलियन पहले का कोई रेप्टाइल का स्केलेटन यहाँ पर मिला है। तो वो हमारी किस चीज़ में मदद करेगा कि कैसे जो मॉडर्न लिजार्ड हैं उनका एवोल्यूशन हुआ, उस सब को समझने में हमारी मदद करेगा। स्कॉटलैंड में इसको खोजा गया है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हैं। इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर आज बड़ा आर्टिकल स्नेक बाइट के ऊपर दिया गया है। स्नेक बाइट को बेसिकली नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के रूप में जाना जाता था, लेकिन अभी इसके बारे में सभी लोगों को पता चलना शुरू हो गया है। तो स्नेक बाइट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स और पॉइंट्स की बात यहाँ पर करते हैं। तो आप देखोगे कि स्नेक बाइट यानी कि सांप का काटना और कुछ भी नहीं है। इसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के रूप में जो है वो कंसीडर किया जाता है, लेकिन अभी इसके केसेस इंडिया में और जगह पर भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम निकल करके आ रही है। जितनी भी लो कंट्रीज़ हैं या मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के रूप में चीज़ें उभर करके आ रही हैं, यानी कि डेथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। तो ये सब स्टडी हुई और नेचर कम्युनिकेशन के अंदर में प्रकाशित हुई, और लगभग ये पता चला कि इंडिया के अंदर में 64,000 से लेकर के 78,000 की डेथ जो हैं वो इंडिया के अंदर में होती हैं। ओके, ग्लोबली अगर हम देखें तो एक टारगेट आपको यहाँ से याद रखना है। स्नेक बाइट के केसेस को रिड्यूस करने का हमारा टारगेट है 2030 तक जितनी भी बाइटिंग पूरी इंडिया में पूरे वर्ल्ड में होती हैं उनको आधा कर देना है। ओके, तो ये टारगेट है, इस टारगेट को याद रखना कि ग्लोबल टारगेट है कि जो स्नेक बाइट से डेथ्स होती हैं, इंजरीज होती हैं, उनके केसेस को हमें आधा करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर भी सेम पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद आगे बात करते हैं, और यहाँ पर जो ये अब हाल ही में स्टडी हुई है इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो स्टडी हुई है। स्टडी से पहले हम ये सोचते थे कि इंडिया के अंदर में पूरी दुनिया के 50% केसेस स्नेक बाइट के निकल करके आते हैं इस स्टडी से पहले, लेकिन अब जो ये स्टडी हुई है तो देख सकते हो कि बट द करंट स्टडी सोज कि इंडिया के अंदर में 50% नहीं 80% केसेस निकल करके आ रहे हैं। तो सिचुएशन जो है वो बुरी हो गई है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखोगे कि 80% ऑफ द ग्लोबल डेथ इंडिया के अंदर में ही यहाँ पर हो रही हैं। पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और पॉपुलेशन के कारण डेथ रेट जो कि कम भी हो सकता है वो भी आपका ज़्यादा होता हुआ दिखाई देता है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डेथ जो हैं वो आपकी यहाँ पर देख सकते हो कि एस्टिमेटेड टू बी अप टू 16,000 के करीब डेथ होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर राजस्थान यहाँ पर आ जाता है। तो उत्तर प्रदेश का नाम याद रख लो, बाकी सफिशिएंट है इतना ही। इसके अलावा अगर हम डेथ रेट की बात करें तो 1 लाख पर 4 लोगों की मौत इंडिया के अंदर में हो जाती है। ग्लोबली 1 लाख पर 0.8 डेथ देखने के लिए मिलती हैं। ये इंडिया का रेट है। क्या किसी और कंट्री का रेट भी ज़्यादा है? जी हाँ, एक कंट्री है जिसका नाम है सोमालिया, अफ्रीका की कंट्री है। इसमें 1 लाख पर 4.5 लोगों की मौत होती है। तो अब आप सोच रहे होगे इंडिया में 80% डेथ कैसे? आप समझिए कि सोमालिया की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन की बहुत ही कम है। ओके, तो वहाँ पर मान लीजिए कि 2 लाख की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 9 लोग मरेंगे। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन तो आपको पता है कितनी है, तो आप उस हिसाब से गुणा करोगे तो बहुत सारे लोगों की डेथ यहाँ पर हो जाएगी। तो सोमालिया और इंडिया के अंदर में पब्लिक हेल्थ का सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ताकि जो जहरीले स्नेक हैं उनसे बचने के लिए कुछ किया जा सके। इंडिया के अंदर में भी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, वहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा निकल करके आते हैं। आप देख सकते हो कि 1 लाख की पॉपुलेशन पर 7 लोग मर जाते हैं। ये चीज़ें याद रखनी है। तो बिल्कुल मतलब सिचुएशन ख़राब है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और हमारे पास स्नेक बाइट से बचने के लिए कोई भी नेशनल स्ट्रेटजी भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से डेथ के जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ICAR हाल ही में कुछ कर भी और ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कुछ कर भी रहा है। उसने नेशनल सर्वे वगैरह भी लॉन्च किए बर्डन वगैरह को समझने के लिए, बट अभी पता चला कि एक नेशनल स्ट्रेटजी जब तक जो है वो नहीं हो पाएगी, कुछ काम आगे यहाँ पर नहीं होगा। कैसे हम स्नेक बाइट के केसेस को रोक सकें, डेथ को रोक सकें, उसके ऊपर डिस्कशन यहाँ पर होना चाहिए।
ओके तो ज़रूरत है एक रोबस्ट पब्लिक हेल्थ सिस्टम की जो कि स्नेक बाइट के केसेस को प्रिवेंट कर सके, मॉनिटरिंग कर सके, अवेयरनेस जनरेशन यहाँ पर कर सके। और याद रखना कि स्नेक बाइट के जो केसेस हैं वो आपके स्नेक ह्यूमन एनवायरनमेंट कन्फ्लिक्ट के कारण यहाँ पर होते हैं। ओके ये आप समझ रहे होंगे, जैसे ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है उसी तरीके से स्नेक्स जो हैं वो ह्यूमन सिस्टम के अंदर में ह्यूमन जो हैबिटेट है या सेटलमेंट है उसके अंदर में एंटर करते हैं और फिर अलग अलग वजहों से जो है वो स्नेक बाइट के केसेस देखने के लिए मिलते हैं। कई जगहों पर स्नेक्स को कल्चरली और रिलीजियस पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर भी इस तरीके के केसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो हमें फोकस करने की ज़रूरत है हेल्थ केयर पर, और हेल्थ केयर के अंदर में अगर आप देखें तो हमें एंटी वेनम्स तो डेवलप करने ही करने पड़ेंगे। ओके एंटी वेनम डेवलप करने से ही कुछ नहीं हो जाएगा, उनको लगाने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर होना चाहिए। तो दोनों चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही है। ओके हमने 21वीं जो वर्ल्ड कांग्रेस हुई इंटरनेशनल सोसाइटी ऑन टॉक्सिकोलॉजी की, उसमें भी इन सब चीज़ों पर कुछ बात की, बट इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है कि ग्लोबल टारगेट क्या है, 2030 तक स्नेक बाइट के केसेस को आधा करना है। ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, और इसके लिए हमें कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ प्रोग्राम्स चलाने की ज़रूरत यहाँ पर है। ओके तो ये सब पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखो, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें पढ़ा दी हैं मैंने। देखो ये भी पूरा छत्तीसगढ़ इंडिया का पूरा नंबर ऑफ़ डेथ बताए, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी की ज़रूरत है और नेशनल स्ट्रेटजी की भी ज़रूरत है। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं और लिखा हुआ है कि वैक्सीन ट्रायल सून एमिट फियर ऑफ इबोला वायरस स्प्रेड। तो इबोला वायरस के बारे में बताया गया है। इस आर्टिकल को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये पूरी की पूरी स्टडी युगांडा में अभी हाल ही में केस जो डिटेक्ट हुए हैं युगांडा के अंदर में, आप देख सकते हो। अरे कहाँ गए ये रहे। युगांडा के अंदर में 20 सितंबर को इबोला वायरस का एक केस निकल करके आया, जिसके बाद उन्होंने जो है वो इसके ऊपर स्टडी करनी पूरी शुरू कर दी है, और केसेस की संख्या ना बढ़े उसको रोकने के लिए यहाँ पर काम हो रहा है। आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, एक भी पॉइंट इसका पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये जगह जगह पर फैला, कुछ जगह पर फैला तो उसका नाम यहाँ पर दे दिया, लाइक सूडान, आप कह सकते हो कि स्ट्रेन। ओके जैसे कोविड-19 के स्ट्रेन्स निकल कर आए, ऐसे ही इसके स्ट्रेन है, लाइक सूडान स्ट्रेन, सूडान में फैला तो सूडान स्ट्रेन यहाँ पर हो गया। ऐसे ही और भी स्ट्रेन है, बट इतना डिटेल में सब जानने की ज़रूरत नहीं है। युगांडा की 1 बाय 1 चीज़ें हमें नहीं जाननी। ओके एशिया में फैलता तो फिर कुछ और बड़ी स्टडी वगैरह आएगी तब देखेंगे। हालांकि इबोला के बारे में पता होना चाहिए, ये एक सेवियर डिजीज़ है और फैटल इलनेस भी कर सकती है। इबोला वायरस के थ्रू फैलती है। लगभग 90% लोग जो है वो मर जाते हैं, यानी कि इसका जो डेथ रेट है लगभग 90% है। फैटेलिटी रेट कह सकते हो, डेथ रेट आप यहाँ पर कह सकते हो। और ये एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती है, और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के केसेस भी जो हैं वो देखे गए हैं। और अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो गया तो काम हो जाएगा। ट्रीटमेंट वगैरह सपोर्टिव केयर मौजूद है, कुछ हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ वगैरह भी हमारे पास मौजूद हैं इसके केसेस से बचने के लिए। तो ये जस्ट एक सिंपल पॉइंट इबोला के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन कॉर्नर यहाँ पर है, पफर फिश के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये बताया है कि मून लाइट के दौरान जो पफर फिश है वो बीच पर आकर के अलग अलग तरीके की जो कह सकते हैं कि क्रियाएं क्यों करती हैं। ओके तो ये होती है पफर फिश बेसिकली। ओके तो इसके बारे में बताया, हमारे एग्ज़ाम के किसी काम का नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो और इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च भी कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।